सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं पूजा। तो बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों का जो है ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और तमाम पार्टियां जो है कमर कस चुकी हैं कि किस तरीके से अब उन्हें इस मैदान में उतरना है और इस मैदान को फतेह करना है। हालांकि सभी पार्टियों का कहा जाए तो ये धर्म है, वो मानते हैं कि सभी पार्टियां जो है हरियाणा की 10 सीटें जीतने वाली हैं। तो ये अच्छा, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे डॉक्टर अनंत राम जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजेश यादव जी हैं कांग्रेस से, ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर संजय शर्मा चंडीगढ़ से बीजेपी के जुड़ेंगे और मनदीप बिश्नोई जेजेपी से स्काइप के जरिए जुड़ेंगे, और इसके साथ ही हमारे साथ जोगी राम जी होंगे INLD से। तो तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 10 सीटें हैं हरियाणा की लोकसभा की, एक सीट पर अगर हम जाते हैं, और डॉक्टर साहब सबसे पहले बात करते हैं करनाल सीट की। तो करनाल सीट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, करनाल सीट पे सत्तारूढ़ पक्ष के इस समय मिस्टर चोपड़ा सांसद है मौजूदा, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य के कारण से चुनाव लड़ना उन्हें अनिच्छा जताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मिसिज को अर्थात उनकी धर्मपत्नी को टिकट दे दिया जाए। अब ये बीजेपी के नेतृत्व पर निर्भर करता है, उनको टिकट देते हैं या किसी और को। वैसे संभावित उम्मीदवारों को जहाँ तक मुझे पता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि करनाल की सीट पर जो है एक तो संजय भाटिया जो इनके महासचिव हैं पानीपत से, वो भी दावेदार हो सकते हैं। एक वो ज्ञानानंद जी मनीषी हैं, वो गीता के बड़े मर्मज्ञ हैं, तो उनका भी नाम चल रहा है। तो अब ये कि राजनीति संभावना का गेम होता है, तो संभावित नाम मैं बता रहा हूँ, वो कोई ये नहीं, ये तो हाई कमांड, बीजेपी की हाई कमांड ने देखना किसको उतारते हैं। लेकिन ये लगभग तय है कि मौजूदा सांसद की जगह कोई दूसरा चुनाव लड़ेगा। जी, तो यहाँ पर बीजेपी अगर बात करते हैं, अश्विनी चोपड़ा की जो धर्मपत्नी है उनको टिकट देने के लिए राजी नहीं है, दूसरे प्रत्याशी को खोज रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं बाकी पार्टियों की, तो बाकी पार्टियों के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? हाँ, जहाँ तक दूसरी पार्टियों की बात है, देखिए उनके पास आज के दिन जहाँ तक करनाल जो सीट है, इस पे कांग्रेस भी रही है। मैं पुराना थोड़ा इतिहास बताऊँ, 3 दफा पंडित चरणजी लाल यहाँ से MP रहे हैं, यहाँ से अरविंद शर्मा भी MP रहे हैं, वो आज किसी भी दल में नहीं है। तो ये करनाल सीट ऐसी, वैसे आमतौर पे कहा जाता है कि इसमें ब्राह्मण सीट ब्रांड करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि उनकी संख्या नंबर 1 पर है। लेकिन इसमें शहर पड़ते हैं, मैं थोड़ा गिना दूँ। जब आपने करनाल की बात ही कर दी, तो करनाल से लेके उधर नीलोखेड़ी है, इधर घरौंडा है, करनाल है, पानीपत है, समालखा है, इसराना है, पानीपत ग्रामीण है। इस प्रकार से इसमें जो है ना ये विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो इनमें अगर ये बात की जाए कि आज कौन कौन MLA हैं, तो वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूं कि आज समालके से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का। अच्छा, इसराना जो जहाँ से वो बीजेपी के पास है, जहाँ कृष्ण पवार जो हैं वो मंत्री हैं, वो MLA हैं। रही बात ग्रामीण से पानीपत से, वो भी मिस्टर ये क्या नाम महिपाल, वो भी बीजेपी के हैं। पानीपत शहरी से भी जो मिस्टर रेवड़ी हैं, वो भी बीजेपी से हैं। और बाकी घरौंडे से जो है ना मिस्टर कल्याण हैं, हरेंद्र कल्याण, वो भी बीजेपी से हैं। करनाल से खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये लगभग स्थिति है। जी। और यहाँ पर ये भी बात आ रही है कि कांग्रेस से चंद्रमोहन को टिकट दिया जा सकता है, और इस पर मैं राय जानूंगी। राजेश यादव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए पूजा जी, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस पिछले 5 साल से लगातार भाजपा के कुशासन के खिलाफ, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाजपा ने जो हरियाणा को जातीय दंगों की आग में झोंक दिया है उसके खिलाफ, हरियाणा में जो भाजपा के इस कुशासन में किसानों की जो दुर्दशा हुई है, महिला अपराध हो, गैंगरेप हो, अपराधों में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। रोजगार यहाँ समाप्त हो गए हैं, उद्योग यहाँ से पलायन कर गए हैं। तो जिस प्रकार से जो हरा भरा हरियाणा था हमारा, जो हरित प्रदेश के नाम से मशहूर था, जो औद्योगिक उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार था, जो शिक्षा की दर में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार था, खुशहाली की दर में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार था, जिस हरियाणा में हमने पिछले 10 साल में 12 नए विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज कह लें वो दिए थे, उस हरियाणा को इस भाजपा ने 4.5 साल में जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने सिवाय झूठी घोषणाएं करने के और कुछ नहीं दिया। उनका ये आलम
उनका ये आलम है कि उन्होंने लगभग पिछले 4.5 साल में 5500 घोषणाएं करी हरियाणा के लिए, लेकिन उसमें से मात्र 250 घोषणाएं पूरी हो सकी है और 2 दमगज्जे मारे जा रहे हैं। जहां तक अब भाजपा की बात करें, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी लहर है, भाजपा का हमारा सुशासन है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा के जो किसी भी नेता से, या हम सिर्फ करनाल सीट की बात कर रहे हैं। करनाल सीट में अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अश्विनी चोपड़ा जी हैं। वो अश्विनी चोपड़ा जी मना कर चुके, वो स्वास्थ्य कारणों से नहीं लड़ेंगे। तो ये जानना चाह रही हूँ कि अगर एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से चुनाव नहीं लड़ रहा बीजेपी का, तो आपका क्या फायदा होने वाला है? आप इसे किस तरह से देखते हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मेरा जो जवाब है वो सभी सीटों के लिए, और जिसमें नहीं एक एक करके बात कर लेते हैं ना, हम एक लाइन से चल रहे हैं, हम मर्जी से नहीं चल रहे हैं, हम एक लाइन से चल रहे हैं। लाइन से बता रहा हूं जी कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो सत्ता में है, जो केंद्र की सत्ता में भी है, प्रदेश की सत्ता में भी है, उनके पास 10 सीटें तो छोड़िए, जिन 7 सीटों पे उनके सिटिंग एमपी है उनमें भी उम्मीदवार नहीं है। करनाल का इकलौता मामला नहीं है। आपके पास उम्मीदवार है? तो जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं, और पीछे मनोहर लाल खट्टर जी ने जो अरुण जेटली जी, संभावितों के नाम बता दीजिए आप करनाल सीट से। देखिए पूजा जी, जो मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी 3-4 दिन पहले जो पिछले लोकसभा चुनाव में अमृतसर से बुरी तरह से हार के आए थे अरुण जेटली जी, उनको न्योता दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। तो इनके पास उम्मीदवार नहीं है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, समय आने पे आपको पता चल जाएगा पूजा जी कि हमारे पास उम्मीदवार भी है, मजबूत उम्मीदवार भी है जो भाजपा को हराने में सक्षम है करनाल सीट से। चलिए, लेकिन आप नाम बताने को राजी नहीं कि संभावित उम्मीदवार भी बहुत सारे संभावित उम्मीदवार है पूजा जी। जी हमारे साथ जोगीराम जी एनएलडी से है। जोगीराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, करनाल सीट की बात करते हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है करनाल सीट के लिए? आपके संभावित उम्मीदवार कौन कौन से हैं? किस तरह से मंथन चल रहा है? लगता है हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। यहाँ पर मैं अनंतराम जी आपके पास आना चाहूंगी वापस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बाकी पार्टियों की भी बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, अश्विनी चोपड़ा जी ने इनकार कर दिया है। ऐसे में बाकी पार्टियों के लिए संभावना कितनी ज्यादा नजर आ रही है आपको? क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब सिटिंग होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए संभावना ज्यादा होती है जीतने की, और खुद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी सिटिंग है उसके लिए भी संभावना टिकट मिलने की ज्यादा होती है। नहीं पूजा जी, मैं आपको एक और बताऊं, जैसे मैंने पहले करनाल सीट का पूरा इतिहास सुना, इससे पहले भी इस सीट पर स्वामी रामेश्वरानंद रहे हैं, वो भी बीजेपी से बने थे। वो घरौंडे में उनका आश्रम आर्य समाज का। और बाकी इस सीट पे कांग्रेस भी जीतती रही। मैंने बताया कि पंडित चिरंजीव लाल 3 दफ़ा इस पे बने हैं। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे जेजेपी हैं जो नई उदय हो रहा है, जिसका हो रहा है, मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि अभी उनको निशान नहीं मिला। अच्छा, इल्लो है या दूसरी पार्टियां हैं, तो यहाँ मुख्य मुकाबला सदा कांग्रेस का और बीजेपी का ही रहा है। और यहाँ से कांग्रेस के भी बने, मैंने अभी बताया, अरविंद शर्मा भी बने हैं और पंडित चिरंजीव लाल भी बने हैं, और बीजेपी के तो वर्तमान में तो हैं ही, और पंडित रामेश्वरानंद जी इसी सीट से एमपी रहे हैं। जहाँ तक दूसरी बातों की संभावना की, कांग्रेस ने अभी इस बारे में मंथन नहीं किया है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा अपने यादव जी को कि इनका आपसी जो वो है मतभेद, तो क्या कहें, मनभेद तो क्या, लेकिन मतभेद जरूर है। और उसमें ये तय नहीं कर पाए कि किसको ये छूट दी जाएगी कि वो कैंडिडेट लाए। अब हाई कमांड की डायरेक्शन इनको माननी पड़ेगी निश्चित रूप से। और हाँ, एक बात मैं आपके चैनल से कि कांग्रेस 10 की 10 सीटें जरूर लड़ेगी, जिसमें करनाल भी शामिल है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं अगली सीट की, कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर किसी भी पार्टी का फाइनलाइज नहीं हुआ है। कुरुक्षेत्र को आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, देखिए, कुरुक्षेत्र में वर्तमान जो सांसद हैं बीजेपी के, राजकुमार सिंह, वो तो विद्रोही हो चुके हैं। एक समझे आप, निष्कासित तो उन्होंने ऑफिशियली नहीं किया, लेकिन वो बीजेपी ने। यहाँ ये विचार किया जा रहा है कि जो कुरुक्षेत्र गुरुकुल के पहले प्राचार्य थे देवदत्त जी जो हिमाचल में गवर्नर हैं और हरियाणा के करनाल में समालके से ही गांव से बिलोंग करते हैं, तो एक तो नाम उनका चला हुआ है कि बीजेपी उनको यहाँ से चुनाव लड़ा सकती है। तो और इसके अलावा इनके पास जो है 1-2 और नाम ऐसे संभावित, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, कि उन पे विचार किया जा रहा है। निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र की सीट को, क्योंकि 7 सीटों में एक कुरुक्षेत्र की सीट भी है बीजेपी के पास है, ये नहीं चाहेंगे कि ये इनके हाथ से, अगर 10 की 10 नहीं ले सकते तो वर्तमान में 7 सीटों पे कब्जा बहाल रखें, ऐसा इनका प्रयास होगा। और यहाँ से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि
उनके अलावा भी इनके पास 2-3 नाम, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ। एमएलए हैं पवन जो है सैनी, वो लाडवे से हैं। अच्छा, इसी तरह से नायब सैनी हैं, इनके नाम भी चल रहे हैं बीजेपी में। जी जी जी। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हम बता दें एक बार फिर से, डॉक्टर अनंत राम जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी से हमारे साथ चंडीगढ़ के जरिए जुड़े हैं, और राजेश यादव जी कांग्रेस से दिल्ली में हमारे साथ मौजूद है, मनदीप बिश्नोई जेजेपी से हैं, जोगीराम जी आईएनएलडी से हैं, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करते हैं। डॉक्टर संजय शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर हम करनाल सीट के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। करनाल सीट को लेकर के अगर हम बात करते हैं, क्या तैयारियां हैं बीजेपी की? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की न केवल करनाल सीट बल्कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों के लिए पूरी तैयारी है। और ये तैयारी हमारी आज से नहीं है, हम पिछले 1 साल से, बल्कि आप कहें कि जब हमारी सरकार बनी है उसके बाद ही हम अगली सरकार के लिए, अगले चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को शुरू कर देते हैं। तो हमारी हर तरह से बूथ मैनेजमेंट तक की सारी तरह की तैयारियाँ हैं, और जब भी पार्टी कैंडिडेट को डिक्लेयर करेगी उसके बाद उस कैंडिडेट के आधार पर पार्टी निचले स्तर पर तक काम करने लगेगी। जी, अश्विनी चोपड़ा जी ने तो मना किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना किया है। आपकी तरफ से कौन कौन से जो है संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए पूजा जी, अभी संभावित प्रत्याशियों के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है वो ही प्रत्याशी के बारे में निर्णय लेता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता वो केवल कमल के फूल के लिए काम करता है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे सब कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। जो भी प्रत्याशी पार्टी देगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए वोट मांग रहा है, कमल के फूल का प्रचार कर रहा है, और आदरणीय मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों का प्रचार कर रहा है। उसी आधार पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब प्रत्याशी आएगा उस प्रत्याशी का नाम उसमें जुड़ जाएगा। जी, मनदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, करनाल सीट को लेकर आपकी क्या तैयारी है? जेजेपी नई पार्टी है, नया उत्साह उसमें देखा जा रहा है, जींद उपचुनाव में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, आपकी तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी का गठन 9 दिसंबर 2018 को जींद की ऐतिहासिक धरती से हुआ, जो जननायक चौधरी देवीलाल की संघर्ष स्थली रही है, और हरियाणा प्रदेश के निर्माण में भी चौधरी देवीलाल का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। हरियाणा के वो निर्माता माने जाते रहे हैं। करनाल सीट को लेकर क्या तैयारी है आपकी? वहीं पर मैं आ रहा हूँ। जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी को पूरे प्रदेश भर में समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधाराओं से जुड़े हुए लोगों का एक संगठन है। हरिचंद जी की चौपाल करनाल जिले में भी हुई, प्रदेश के अन्य जिलों में भी हुई। महिलाओं का पूरा उन्हें समर्थन मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, किसानों का समर्थन मिल रहा है। जननायक जनता पार्टी एक सांगठनिक ताकत बनकर के उभरी है, और जो चुनाव लड़ा जाएगा और जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लड़ा जाएगा। कोर कमेटी बैठ करके फैसला करेगी किस कार्यकर्ता को वहां से चुनाव लड़वाना है। हमारी पूरी की पूरी तैयारी है। 1 बूथ 10 यूथ सदस्यता अभियान और झंडा लगाओ अभियान पूरे जोर शोर से बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हमने तो सरकार को चुनौती दी थी, प्रदेश सरकार को, कि आप लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव दिखाएं, एक तो खर्चे की बचत होती और दूसरी हरियाणा चलिए जी 6 महीने पहले कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजकुमार सैनी जी ने तो बीजेपी को धोखा दे दिया, अब आगे क्या तैयारी है आपकी कुरुक्षेत्र से? देखिए पूजा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम एक एक सीट के हिसाब से कोई तैयारी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के नाते काम करती है, तो और जो संगठन है वो पूरे प्रदेश में जब चुनते होंगे तब तो वहाँ के जातीय समीकरण, वहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं उनको भी आप ध्यान में रखते होंगे। नहीं पूजा जी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित या किसी वर्ग विशेष के आधार या क्षेत्र के आधार पर कभी भी पार्टी नहीं सोचती। केवल एक ही लक्ष्य होता है कि कौन जीतने वाला प्रत्याशी है, और जीतने वाले प्रत्याशी को ही भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्तर पर, हमारे कई चैनल्स हैं, उन चैनल के माध्यम से हमारी सरकार, हमारी पार्टी उसके बारे में निर्णय लेती है, और उस आधार पर जो कैंडिडेट चुनती है वो कैंडिडेट पार्टी के सिंबल को लेकर के जनता के बीच में जाता है। और हमारे लिए आज लक्ष्य केवल इस देश के
पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, ताकि जो विकास की योजनाएं जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम एक तरह से मोदी जी ने किया है उसको हम और आगे बढ़ा सके। जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हमने पूरे देश के अंदर प्रारंभ की है, जो है पीएम जो है नरेंद्र मोदी फिर से बने, प्राइम एजेंडा लोकसभा चुनावों का बीजेपी का यही है। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए पूजा जी, जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता जो प्रवचन दे रहे हैं कि हम जात पात की बात नहीं करते, इससे बड़ी हास्यास्पद बात आज के दौर में कोई हो ही नहीं सकती है कि जिस पार्टी का गठन ही धार्मिक टकराव और जातीय टकराव के आधार पर हो, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। खैर वो अलग बात है। अगर जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर ये विश्वास जता रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में छा गए हैं, तो अब ये बताएं कि जो 2014 का इनका घोषणा पत्र में जो जो इन्होंने वादे किए थे, उन वादों पे चर्चा क्यों नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आज 2019 के चुनाव में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ये बता पा रही है कि हमने 2014 से और 2019 तक क्या क्या किया? दूसरा, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया हरियाणा में, तो अभी तक 2 सीटों पे चर्चा हुई है पूजा जी, और दोनों सीटों पे इनके मौजूदा सांसद हैं। करनाल से अश्विनी चोपड़ा जी हैं और कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी जी है। राजकुमार सैनी जी दिन रात इनको गालियां बकते हैं, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको पार्टी से निकाल दें। पिछले 4.5 साल से उनको इन्होंने रखा हुआ है। तो ये अगर जो आपने विकास किया है, आपने इतना अच्छा काम किया है, तो शर्मा जी आपको उम्मीदवार बदलने की जरूरत क्या है? जो मौजूदा सांसद हैं उन्हीं को आप चुनाव क्यों नहीं लड़वा रहे? क्यों कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी? दूसरा, आज आपने आज पहले इस सवाल का जवाब छोटा सा पूजा जी, आज नोटबंदी से जुड़ी एक आरटीआई में सामने आ गया, स्पष्ट हो गया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इस पक्ष में नहीं थे कि नोटबंदी हो, और उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था मोदी जी को कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे काला धन वापस बिल्कुल नहीं आएगा, जो जाली नोट की बात है वो बिल्कुल झूठी है। और मोदी जी ने उसी शाम को 3 घंटे के बाद अपने बड़े पूंजीपति मित्रों का काला धन सफेद करने के लिए नोटबंदी जैसा विध्वंसक कदम उठा दिया था। तो इस विषय पे बात कीजिए आप। आज फिर आप सैनिकों के शौर्य के नाम पे वोट मांग रहे हो, बकायदा चुनाव आयोग ने आपको लताड़ लगाई है। राजेश जी, अब 1 मिनट जवाब भी ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। पहले अनंत राम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, मैं शर्मा जी, मैं डॉक्टर अनंत राम बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा, देखिए संभावित, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का तो गेम है ही है, लेकिन संभावित नाम जो है चर्चा, हम ये नहीं कह रहे कि आज ही फाइनल कर दो, अभी तो 2 महीने में चुनाव होंगे मई में जाके, और लेकिन उससे पहले वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 20 दिन चुनाव उसके कन्वेंसिंग के लिए दी जाते हैं, तो 1 महीना 10 दिन के बाद लगभग आपको नाम सामने भी करने पड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं, जैसे अब करनाल कुरुक्षेत्र की बात पूजा जी कर रही थी आपसे, तो संभावित नाम लेने में या भाई ये हो सकता है, देखिए इसमें स्थानीय भी देखा जाता है, ये मैं आपको बताऊं, और इसमें ये भी देखा किसकी पैठ कितना, और सबसे बड़ी बात जो ये खुद भी मानेंगे, ये देखा जाता है विनिंग कैंडिडेट कौन हो सकता है। विनेबिलिटी जो है एक बड़ा फैक्टर है। तो इस ये कह करके नहीं हम तो प्रधानमंत्री, ठीक है प्रधानमंत्री के नाम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री का एजेंडा आपका प्राइम एजेंडा है, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि लोकल इश्यूज भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का भी होता है, और अब एमएलए जैसे मैं आपके प्रेस में भी नाम आ रहे हैं। अब जैसे कुरुक्षेत्र की बात ले लें, कुरुक्षेत्र में जो वर्तमान राज्यपाल है आपके हिमाचल में, और पवन सैनी जो आपके एमएलए हैं, दूसरे नायब सैनी एमएलए, उनके नाम आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप नाम फाइनल कर दें आज या अंतिम नाम बता दें, हम तो इतना चाहते हैं कि उन संभावित नामों को डिस्कस करने में आप क्या हर्ज समझते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, आप बड़े सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहले मैं आपकी बात का ही जवाब देता हूं, बाद में राजेश जी की बात के बारे में करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और कार्यकर्ता जो है वर्ष भर पार्टी के काम में, प्रचार प्रसार में वो लगा रहता है। सरकार अपने लेवल पे काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो अपने स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने में काम लगा रहता है। अब मैं इस तरह से कैसे बता पाऊं कि किस कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है कि प्रदेश की एक चुनाव समिति है, केंद्र का संसदीय बोर्ड है, हमारे जिला स्तर के जो अधिकारी हैं और विचार संगठन के लोग हैं, उन सबसे चर्चा करके
और जिस तरह का फीडबैक लेके कई तरह के सर्वे होते हैं, उसके आधार पर अनेक लोगों के नाम इसके अंदर आते हैं। अभी क्योंकि कई दर्जन नाम ऐसे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की लहर, जिस तरह की मोदी जी की हवा पूरे देश के अंदर चल रही है, और छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी चाहता है कि वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, तो उस आधार पर जो भी प्रत्याशी या जो भी व्यक्ति होगा जो चुनाव जीत सके, और ये जैसे आपने भी कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की पिछले 5 साल के जो कारगुजारी हमारी है, हमारी उस कारगुजारी के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, उसके आधार पर वोट मांगेंगे और समय आने पर प्रत्याशी भी घोषित कर देंगे। लेकिन अभी जो बात मेरे मित्र राजेश जी कर रहे थे, वो विपक्ष के एक नेता हैं, उनके प्रवक्ता हैं, हमारी सरकार की आलोचना करना उनका प्राइम दायित्व बनता है, वो करेंगे। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप पिछले 5 साल का कार्यकाल जो मोदी जी का है और उससे पहले का जो 65 साल का शासन इस देश के अंदर रहा, उसमें आपको अंतर कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको नहीं दिखा रहा है कि किस तरह से आज हर व्यक्ति अपना सिर ऊंचा करके कह सकता है कि मैं भारत का नागरिक हूं। किस तरह से इस देश का गरीब व्यक्ति कह सकता है कि इस देश की जो नीतियां बन रही है हमारे लिए बन रही है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को गैस कनेक्शन मिले हों, चाहे गरीबों को घर मिले हों, चाहे किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिला हो। 150 के आसपास वायदे हमने प्रदेश के अंदर किए थे। वायदे क्या, वो हमारा संकल्प पत्र था। मैं एक एक वादे के ऊपर आपसे चर्चा कर सकता हूं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने अपने घोषणा पत्र के या संकल्प पत्र के आधार पर हमने काम नहीं किया, मैं आप अगर मुझे समय देंगे तो मैं एक एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। एक बात बता दीजिए आप। 154 मैं पूजा जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। जी तो आप कह रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत ज्यादा, मोदी जी ने 60 साल 65 साल, बिल्कुल मोदी जी ने इन 65 साल 70 साल के राज में ऐसा ये 5 साल का शासन आया पूजा जी, जो कभी इस देश में नहीं हुआ था, वो अब हुआ था। डिफेंस मिनिस्ट्री से एक बहुत महत्वपूर्ण रक्षा सौदे की फाइल चोरी हो जाती है और जब पोल खुलती है, जब सरकार की डिबेट भटक रही है, तो चोर अगले दिन इस फाइल को हमारी डिबेट भटक रही है। हमारे हरियाणा की राजनीति पर बात कर रहे हैं, हमारे हरियाणा की राजनीति की बात कर रहे हैं पूजा जी। इनके 159 वायदे थे संकल्प पत्र में, उन 159 वायदों में एक वायदा बता दें पूरा, मैं 2-4 बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एक मेडिकल कॉलेज इन्होंने खोला हो तो इन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। इन्होंने 5 साल में मात्र 28,000 युवाओं को नौकरियां दी है। इन्होंने ये कहा था कि हम किसानों को स्वामीनाथन आयोग की खुद मान लिया, ये 500 रुपए किसानों के खाते में भेज रहे हैं। इन्होंने खुद मान लिया कि हरियाणा में किसानों की हालत बद से बदतर इनके राज्य में हुई है। इन्होंने काम 7 आप एक मिनट शांत रहिए, आप एक मिनट, आप अगर बात नहीं सुनेंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर आपको भी सुनना पड़ेगा, आपको जवाब चाहिए तो जवाब सुनिए ना कम से कम। जी संजय जी, पूरा किया हो तो जी बातों का जिक्र कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है इस देश के अंदर? आज किसान की जो हालत हुई है, हमने पिछले 5 साल में उसको सुधारा है। किसान को पहली बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बाहर निकाल करके हमने उसको मिनिमम उस प्रॉफिट देना शुरू किया है। आज उसकी लागत का 50% लाभांश जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। अरे भाई, हमने कम से कम 6,000 रुपए किसान को उसके खाते में सीधा देना शुरू तो किया है, लेकिन आज तक इस देश के अंदर जो कर्णधार रहे हैं, तथाकथित किसानों के मसीहा रहे हैं, जिनकी विचारधारा को लेकर के आप काम कर रहे हैं, किसी किसान के लिए उन्होंने क्या किया मुझे बताइए? किसी किसान का कर्जा माफ करना उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है क्या? या उसका जीवन स्तर सुधारने के लिए उसकी फसल का लाभकारी मूल्य देना, उसके लिए मंडीकरण की व्यवस्था अच्छी करना, उसके लिए और जो उसकी खेती के लिए उपयोगी चीजें उसके लिए काम करना, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, यहाँ पर जोगीराम जी भी हमारे साथ हैं एनएलडी से। जोगीराम जी, आपसे जानना चाहूंगी, करनाल कुरुक्षेत्र 2 सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं फिलहाल, क्या तैयारी आपकी तरफ से चल रही है? यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, एनएलडी जो है वो एक बार फिर से अपने वजूद को तलाश करने की कोशिश कर रही है, किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही हैं? देखिए मैडम, हमारा वजूद कायम है, अभी भी कायम है, पहले भी कायम था। तलाश करने की जरूरत नहीं है वजूद की हमारी पार्टी को। हमारे सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी बड़े काबिल नेता हैं, जो पूरे हरियाणा में जिनको माना जाता है, और वो उनकी सूझबूझ का कोई सानी नहीं है जी। और हमारी पूरी तैयारी है दोनों कंस्टिट्यूएंसीज में जोर शोर से लड़ने की। जी, आपकी बात सुनकर यहाँ पर डॉक्टर अनंत राम जी थोड़ा मुस्कुरा रहे, मैं जानना चाहूंगी इस मुस्कुराहट की वजह। मुस्कुराना तो अच्छी बात है मैडम जी, मुस्कुराना जी, तो अच्छी बात है, आप वजह भी सुन लीजिए। ये बात है जी जी, वजह सुन लीजिए। मैं जोगीराम जी यूँ कह रहा हूँ, यहाँ 2 सीटों का
2 सीटों का पूजा जी जो उल्लेख कर रही हैं, जो करनाल कुरुक्षेत्र की है, कभी इन दोनों सीटों पे आपका कैंडिडेट, मैं देवलाल के समय की बात कर रहा हूँ, चौधरी ओम प्रकाश के चौटाला आपके माननीय नेता हैं अब की, तो कभी कोई आपका MP यहाँ से बना? देखिए बीजेपी का आज तक कभी बना था क्या? हाँ बना था। देखिए सुनिए मैं बताता हूँ, बीजेपी का बना था, स्वामी रामेश्वरानंद बने थे, स्वामी रामेश्वरानंद बने थे, तो नहीं बने थे ना, स्वामी रामेश्वरानंद बने थे बीजेपी से करनाल से। नहीं अभी स्वामी जी भी बने थे पीछे दूसरे। नहीं मैं सुनो, मैं नाम बता रहा हूँ आपको। हाँ करनाल से स्वामी रामेश्वरानंद घरौंडे वाले, अब वो आचार्य भी थे, गुरुकुल चलाते, वो बने थे। हाँ तो ऐसी बात नहीं है कि भाई मतलब पार्टी का सभी जगह ठीक है और हमारा लगे हुए हैं, हम जोरों से लगे हुए हैं जी। करनाल कुरुक्षेत्र में आपके संभावित प्रत्याशी कौन से हो सकते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। प्रत्याशी तो अभी समय लगेगा, देखो तो पार्टी डिसीजन लेगी, हाईकमांड का डिसीजन है, मैं तो नहीं बता सकता कौन है, ना ही है ठीक लगता बताना किसी के बारे में प्रवक्ता का, वो तो पार्टी ने बताना और डिसीजन लेना। समय पर संभावित की बात कर रहे हैं, संभावित की, संभावित का भी हम किसी के नाम ले रहे तो हम 15 नाम नहीं, एक हम ये नहीं कह रहे एक का नाम लें, आप एक को ना चिन्हित करें। नहीं वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। संभावित का मैं नाम लूंगा, मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनावों की, और हरियाणा की 2 सीटों पर हमने बात की थी, करनाल कुरुक्षेत्र। अंबाला की अब बात कर लेते हैं, जहां से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रतनलाल कटारिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि शायद बीजेपी मंथन कर सकती है, किसी और को मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस की बात करते हैं, कुमारी शैलजा का नाम चल रहा है, वो भी काफी सक्रिय है, हो सकता है वो यहाँ से चुनाव लड़े। इसके अलावा राजकुमार सैनी की पार्टी और BSP का गठबंधन हुआ है, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट का नाम जो है वो भी यहाँ पर कैंडिडेट उतारने की बात कही है, और नाम आया नरेश सारण का नाम आ रहा है यहाँ पर सामने, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है अगर बीजेपी की बात करें। डॉक्टर अनंत राम जी, आपसे जानना चाहूंगी इस सीट के बारे में। देखिए जहाँ तक अंबाला सीट की बात है, वर्तमान में बीजेपी के सांसद रतनलाल कटारिया जी, और संभावित में तो संभावित में मेरे से ज़्यादा तो डॉक्टर शर्मा जानते हैं जी। उनकी वाइफ का नाम बंतो जी हैं, बंतो कटारिया, उनका नाम भी, अगर ये इनको उपयुक्त नहीं मानते, ये तो डिसाइड करना है इनकी हाई कमांड ने, जी, तो उनका नाम चल रहा है बंतो कटारिया का जी। और ये इस सीट पे भी बीजेपी, मैं बताऊं पहले सूरज भांजी भी रहे, वो बीजेपी से थे और उससे पहले वो MLA रहे थे, तो हमारे यहाँ डिप्टी स्पीकर भी रहे, तो अम्बाले में काफ़ी बीजेपी का, और 4 बार तो आपको देखिए अम्बाले से अपना 20 साहब 5 बार MLA बने ही हैं, और फ़कीर चंद भी, इससे पहले फ़कीर चंद ही, मैं तो पुराना आदमी हूँ, वो भी MLA रहे हैं। तो ये अम्बाला की सीट जो है वो बीजेपी के हक में जाती है। और वो जो पहले कह रहे थे तो कि भाई करनाल से कौन हुए अपने इन लोग के, वो कह रहे थे, तो यहाँ तो ID स्वामी बीजेपी भी कीजिए, और रामेश्वरानंद जी का नाम तो मैंने बहुत ला, जब तो जनसंघ का नाम था इनका, वो भी बने थे। तो करनाल अम्बाला की सीट पे काफ़ी वो है, रिजर्व सीट है। और जहाँ तक बात है कांग्रेस की जो है वो नाम चल रहा है, एक तो इनका आपने बता ही दिया, और दूसरा नाम चल रहा है राजकुमार वाल्मीकि का, जो एक बार झुंडला से MLA भी रहे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे, मतलब ये संभावित हैं, और राजनीति तो संभावना के। तो जहाँ तक मेरी सूचना है तो ये 2 नाम उसमें आ रहे हैं। और एक दफ़ा आपको बता दूं, यहाँ से BSP का भी MP रहा है, हाँ नागरा रहा है, वो भी रहा है। और अब के BSP का और इनसे जो निष्कासित कहिए, निष्कासित तो नहीं, राजकुमार सैनी की, हाँ बागी कह लीजिए, तो वो भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो क्योंकि ये कोई कहे ना कहे, जातीय समीकरण ऐसा है कि वो भी देखते हैं, कंसंट्रेशन जिसको मैं कहूँगा, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष में कंसंट्रेशन हो जाती है, चाहे कहीं मोहम्मडन की है तो कहीं हमारे जो भाई हैं ये जो SC BC की है, तो वो भी ध्यान में रखते हैं राजनीतिक दल हैं। क्योंकि राजनीतिक दल का तो व्याख्या यही है कि संवैधानिक तरीके से सत्ता तक पहुंचना राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है। तो वो मतलब BSP भी निश्चित रूप से वहाँ कैंडिडेट खड़ा करेगी, और कांग्रेस के और BJP के तो कैंडिडेट आएंगे निश्चित रूप से। और मतलब जैसे शैलजा है, क्योंकि उनकी जो टर्म है राज्यसभा की मेंबर हैं वो, तो वो हो सकता है उनको, क्यों कांग्रेस को भी कैंडिडेट ढूंढने पड़ेंगे, हाँ विनिंग। मैंने तो पहले कहा, शर्मा जी मानते नहीं उसको, विनेबिलिटी एक बड़ा भारी फैक्टर होता है।
कि विनेबलिटी कौन है। एक तो मैं खड़ा हो जाऊं, मुझे 5 वोट भी नहीं मिलेंगे, एक शर्मा जी खड़े हो जाएं तो इनको कम से कम मेरे से तो कई गुना वोट मिल जाएंगे। तो विनेबलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो प्रोजेक्ट किया जाता है किसी कैंडिडेट को चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का और चाहे विधानसभा का। जी, यहाँ पे 4 बार जो है रतनलाल कटारिया जी का और कुमारी शैलजा का आमने सामने का मुकाबला 4 बार हो चुका है। यहाँ पर मैं जोगीराम जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह की तैयारी आपकी अंबाला सीट को लेकर है? ये अभी डिसीजन लेगी क्योंकि एक अभी टाइम भी बहुत है 12 मई को। नहीं, वो तो उसके बाद ही पता चलेगा चुनाव के बाद कैंडिडेट। मैं आपको जोगीराम जी एक बात बता रहा हूँ, नॉमिनेशन फाइल करने की तो उससे 20 दिन पहले हो जाएगी। उससे 20 दिन पहले है ना, अभी 12 मई। हाँ, तो वो 12 मई का जिक्र ना करो जी, आप अप्रैल की बात करो। बीएसपी ने राजकुमार सैनी जी की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, बीएसपी ने गठबंधन किया, उनके साथ सपोर्ट किया है। ये आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कितना नुकसान हो सकता है इससे? देखिए मैडम, नुकसान फायदे का तो बाद में पता चलता है पब्लिक में जाने के बाद। जब सब कुछ ही बाद में पता चलना है फिर हम आपसे बात ही क्या करें? बताओ, हम आपसे बात ही क्या करें जब सब कुछ ही बाद में पता चलना है? वो तो पूरे देश को पता चल जाएगा चुनाव के बाद। करने के लिए आपने इनवाइट किया मेरे को। जी, मैं यही जानना, इसलिए मैंने आपसे यही सवाल करने के लिए, जानने के लिए ही आपको इनवाइट किया है कि किस तरह का सिनेरियो आपका बन रहा है सीट पर। नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है। रतनलाल कटारिया का नाम है, वहां पर अभी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी जगह बीजेपी किसी और को उतारती है तो समीकरण अलग होते हैं। ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। अभी तो कोई भी पार्टी डिसाइड नहीं कर पाई है रतनलाल कटारिया को। हम डिसाइड क्या नहीं है, आप बहुत दूर लगे। हम तो संभावित की बात कर रहे हैं, प्रोबेबल्स की बात कर रहे हैं, संभावित की बात कर रहे हैं। हमने नहीं कहा कि डिसाइड तो किया नहीं। राजेश जी आपके पास आना चाहूंगी। राजेश जी, ये तो अभी देख रहे हैं अभी क्या होना है, क्या संभावना से का जो राजनीतिक दिवालियापन है और इनके विकास की पोल लगातार इस तीसरी सीट पे भी खुल गई कि इनके जो सिटिंग एमपी है, मौजूदा सांसद है 2014 में जो जीते थे, और बीजेपी को इस सीट के लिए भी अब एक नए उम्मीदवार की जरूरत है। और 2014 में भी आप देखेंगे तो जिस तरीके से इन्होंने आयात किए थे दूसरी पार्टियों से उम्मीदवार और उनको टिकट दे के लड़ाया था, तो उसी कंसेप्ट पे ये लोग अभी भी चलने वाली है भारतीय जनता पार्टी। तो अब ये तय हो गया कि हरियाणा में मोदी नाम की कोई लहर है ही नहीं। जो इन्होंने जात पात के नाम पे जो हरियाणा में तांडव किया था उसको भी हरियाणा की जनता समझ चुकी है। और पूजा जी, जो कहा जा रहा है ना कि भाई किसी के पास विपक्षी कांग्रेस के पास कौन उम्मीदवार होगा, यह चुनाव भाजपा के मोदी जी के कुशासन के खिलाफ जनता का चुनाव है और इसमें जनता बीजेपी को बुरी तरह से हराने का काम करेगी और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। रही बात प्रत्याशी हमारे होने की, 18 अप्रैल को नॉमिनेशन फॉर्म भरने शुरू होंगे हरियाणा प्रदेश में। 12 मई के चुनाव है, तो 18 मई से पहले कांग्रेस पार्टी तय कर लेगी, हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व कि किसको मौका देना है। यह बात मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि हरियाणा में 10 की 10 सीट पे कांग्रेस जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है। जी, मनदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपकी तरफ से क्या तैयारी है? यहाँ पर कोई भी जो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कोई भी संभावित नाम भी बताने को तैयार नहीं, लेकिन अगर जेजेपी की बात करती हूँ, उन्होंने विधानसभा में सीएम पद का कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेगा ये बता दिया है कि डबवाली से सीएम पद का जो दावेदार होगा वो चुनाव लड़ेगा विधानसभा में, ये बता दिया। पर मैं यहां से ये जानना चाहूंगी कि इस सीट से क्या उम्मीद की जाए, कि जेजेपी कहां देखती है यहाँ पर? देखिए, ना तो विधानसभा के लिए ना लोकसभा के लिए अभी संगठन में कोई प्रत्याशी तय नहीं किया है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल पूरी तरह से अपने बूथ लेवल पर तैयार है। जेजेपी की कोर कमेटी बैठ करके इस नेतृत्व से विचार विमर्श करके कार्यकर्ताओं के सलाह मशवरे से प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंदर उस लोकसभा क्षेत्र का स्थानीय एक मजबूत प्रतिनिधि, जिस प्रकार से हिसार संसदीय क्षेत्र का सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने प्रतिनिधित्व किया है, इस प्रकार से उन्होंने लोकसभा में प्रदेश के प्रत्येक मुद्दे को उठाया। जितने सवाल लोकसभा में 7 जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और एक कांग्रेस का सांसद था वो नहीं उठा, तो उनसे कई गुना सवाल और बहस में हिस्सा लिया दुष्यंत चौटाला जी ने। 25 प्राइवेट बिल पेश किए गए लोकसभा के अंदर, जिसमें 21 अकेले सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने किए। पासपोर्ट सेवा केंद्र अपने लोकसभा क्षेत्र में खुलवाया। वॉशिंग यार्ड यहाँ पर लेकर के है केंद्र सरकार से लड़ करके। और एक बात और बता दूं कि जब बेरोजगार युवा का उन्होंने दर्द देखा
और देखा भी। मनदीप जी एक सेकंड, मनदीप जी एक सेकंड, यहाँ पर डॉक्टर अनंत राम जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं जी, एक सेकंड जी। अनंत राम जी हमारे आदरणीय हैं। हाँ जी, मनदीप जी, आपके ना अपने नेताजी दुष्यंत जी ने ये कहा था कि ज्यों ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी तो हम 4 MP के नाम तो अगले दिन ही घोषित कर देंगे। ऐसी फिर अब आप ये मैं पूछ रहा हूँ, ये कहा, ये तो प्रेस में आया। लेकिन चुनाव 18 अप्रैल से, जहां तक माना जाए कि 18 अप्रैल से हरियाणा प्रदेश में लोकसभा का चुनाव प्रारंभ होगा, तो 18 अप्रैल से बिल्कुल पहले आपको चंद ही दिनों में आपको लोकसभा के उम्मीदवार कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके और जो कोर कमेटी है उसके अधिकृत जो सदस्य जी। संजय जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, वक्त कम है, फाइनल कमेंट संजय जी आपसे चाहूंगी। आज भारतीय जनता पार्टी के हालात तो ये, देखिए पूजा जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जब सत्ता में होते हैं तो इनकी भाषा अलग होती है, लेकिन जब ये विपक्ष में जाते हैं तो ये उपदेश देना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस ने हमेशा लूट की, झूठ की और फूट की राजनीति करी है। कांग्रेस ने कभी इस देश को लोगों के लिए किया कुछ नहीं। गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीब समाप्त नहीं हुए। किसानों की खुशहाली की बात नहीं की, लेकिन किसानों के लिए खुशहाली कभी नहीं लेकर के आए। 2006 के अंदर स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ गई, लेकिन 2014 तक इनकी केंद्र प्रदेश में सरकार रही तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके 10 साल के मुख्यमंत्री के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और वो कभी भी जेल में जा सकते हैं। ऐसे लोग किसानों के मसीहा बनने की बात करते हैं, जिन्होंने किसानों की जमीनों को लूटा, माफिया बनकर, भूमाफिया बनकर के। पुलिस आपकी, विजिलेंस आपकी, आपने क्या किया 4 साल में? अगर जो भ्रष्टाचार हुआ था तो देश की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहें कि जो लोग दूसरे दलों पे हाथ उंगली उठाते हैं, उन्होंने अपने शासन में 55 साल में इस देश के साथ क्या किया, किस तरह से दुनिया के अंदर भारत का नाम बदनाम किया, कैसे हरियाणा नंबर एक कहते हुए 14वें नंबर को हरियाणा को पहुंचा दिया देश के अंदर, जो कि आज हम पहली बार शुरू के 3 प्रदेशों में आ जाया है। हरियाणा की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक समान विकास कर रही है। 90 के 90 विधानसभाओं में बिना जाति के, बिना पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के विकास के काम कर रही है। और चाहे हमारा विधायक है चाहे नहीं है, वहां में हमारी सरकार ने काम किए हैं। ऐसे ही बेरोजगार नौजवानों को मेरिट के आधार पर नौकरियां देना, और वो भी 65,000 के आसपास सरकारी नौकरियां, 3 लाख के आसपास। शर्मा जी 159 जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसमें एक वादा तो बता दीजिए जो आपने पूरा किया था जाते जाते। तो ऐसे अनेक काम इस सरकार ने किए हैं जिसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से वोट मांगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा। जैसा कि कहा जाता है कि हर नेता का राजधर्म होता है जी। तो पूछ लो, जी जी, कितनी सीटें हर एक से पूछ लो जी। अनंत राम जी आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं जी? हाँ शर्मा साहब, मैं डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ सभी पार्टियों से, ये कितनी की सीटें मान के चलते हैं? 10 में से 10 या 10 में से 9? हर एक, मैं आपसे शर्मा जी, आपसे नहीं, मैं औरों से भी पूछना था इनके हिसाब से आज के संदर्भ में, आज जो है, बाकी तो अभी देखिए हमारी पार्टी की जो तैयारी है और हमारी सरकार की जो उपलब्धियां उसके आधार पर अनंत राम जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटें जीत करके आदरणीय मोदी जी की झोली में डालकर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी सारी पार्टी पूरे देश में एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा से जो है प्रधानमंत्री बनने देखना चाहती है। लेकिन अगर यही मंत्र जो है बाकी पार्टियां भी सीख ले तो उनका भी शायद भला हो जाए। फिलहाल आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।